हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 6 जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स और ये इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, हमने रिवर्सिबल वर्क का निकाला था एक्सप्रेशन, राइट, और उसको हमने सॉल्व करके निकाला था दैट W रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 RT log V2 ओवर V1 या V फाइनल ओवर V इनिशियल। और जब इसको हम प्रेशर के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 nRT log P1 ओवर P2। इस चैप्टर के एंड में कुछ न्यूमेरिकल हम इससे रिलेटेड करेंगे। और इसके बाद हमने देखा था फ्री एक्सपेंशन, और हमने कहा था फ्री एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम वेयर एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। और इस केस में क्या होगा, क्योंकि P एक्सटर्नल जीरो है, इसका मतलब है जो वर्क डन है दैट विल बी जीरो। कुछ यूनिट्स मैंने आपको बताई थी हीट एंड वर्क की, दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 किलो जूल, and 1 joule is equal to 1 Newton meter, it is equal to 1 kg meter square per second, और it is equal to 10 power 7 arcs, right। आज एक हम नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉज हैं, उसमें से पहला लॉ हम आज समझने वाले हैं और इसको हम छोटी क्लासेस में भी देखते आए हैं। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या कहता है, बेसिकली नाम से पता चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड although it can be converted from one form to another, although it can be converted from one form into another, right। और इसके साथ साथ इसी को अगर हम ब्रॉड सेंस में देखेंगे तो ये कहता है दैट टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे तो देखिए हम कैसे डिराइव करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक सिस्टम कंसीडर कीजिए जिसकी इंटरनल एनर्जी है U1, राइट। इंटरनल एनर्जी क्या है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। सो एक सिस्टम हम कंसीडर करते हैं जिसकी इंटरनल एनर्जी है U1 और ये क्या करता है, Q अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है, राइट। तो पहले इंटरनल एनर्जी है U1 और इसने क्या किया, Q अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट। सो जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो अब कितनी होगी, U1 प्लस Q, राइट। पहले थी U1, फिर उसमें क्या किया, Q अमाउंट ऑफ हीट को क्या किया, Q अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया गया और फिर हमने देखा कि इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई है, Q1 प्लस U। इसके बाद इफ W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट। एक और चीज हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इफ W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम देन इट्स इंटरनल एनर्जी फर्दर इंक्रीजेज एंड बिकम्स U2। इसकी इंटरनल एनर्जी अब कितनी हो जाती है, U2 हो जाती है, राइट। तो देखिए U1 के बाद हमने क्या किया, U1 के बाद हमने इसमें Q अमाउंट ऑफ हीट को ऐड किया, फिर इस पे W अमाउंट ऑफ वर्क भी किया। तो टोटल अब ये जो हो गया, ये एक दूसरा अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी देगा, मान लीजिए वो है U2। सो क्या हो जाएगा, U2 इज इक्वल टू क्या होगा, पहले कितनी थी U1, फिर उसमें क्या किया, Q अमाउंट ऑफ क्या किया, इस पे हीट इसने एब्जॉर्ब किया एंड W अमाउंट ऑफ वर्क इस पे किया गया। सो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया U2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q प्लस W, राइट। इतना आ गया। अब आप देखिए U2 माइनस U1 क्या हो जाएगा, Q प्लस W। U2 माइनस U1 कितना हो जाएगा दोस्तों, Q प्लस W। और यहाँ से जब आप निकालेंगे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि U2 माइनस U1 इज इक्वल टू है Q प्लस W। तो ये क्या मतलब दिखा रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
अब कितनी है और पहले कितनी थी, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. सो दिस इज व्हाट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या है दोस्तों? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तो इसको अगर हम वर्ड्स में देखेंगे तो ये हो रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. डेल्टा यू इज व्हाट? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम, क्यू क्योंकि इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम. राइट, तो हम ये बात आप ध्यान में रखेंगे दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. राइट, अब क्या होगा, मान लीजिए अगर इसमें तो हमने ये माना था दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. अब क्या कंडीशन कुछ और भी हो सकती है. कंडीशन कुछ ऐसी है दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम. तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. राइट, डब्ल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं साइन कन्वेंशन में. और इफ डब्ल्यू इज माइनस इट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम. इसका मतलब है वर्क इज डन बाय द सिस्टम. राइट, सो इस केस में क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. इसका मतलब है हीट इज एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम. तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा. अब हमने पिछले क्लासेस में देखा था दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट? पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम. तो मैं डब्ल्यू की जगह में क्या रख सकता हूं, यहाँ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी रख सकता हूं. तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. राइट, ये हमने मॉडिफाई कर दिया एक्सप्रेशन को. इसके बाद देखिए, इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, सो चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो. तो मैं इसको अगर यहां पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू. राइट, क्योंकि ये वाला पूरा एक्सप्रेशन हो गया जीरो. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू. और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी. क्यू वी में ये जो वी सब्सक्रिप्ट लिखा है, इसका सिर्फ ये मतलब है दैट द प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसका सिर्फ मतलब क्या है मित्रों, दैट द प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. राइट, सो क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू. ये हमने डिराइव किया कहां से? फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. राइट, सो इसका क्या मतलब है, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व. क्यू क्या दिखा रहा है, क्यू वी क्या दिखा रहा है, या क्यू क्या दिखा रहा है, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन अ रिएक्शन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. और ये किसके इक्वल है, ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो हमें ये समझ में आई है बात दैट हाउ वी डिराइव डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी. राइट, तो ये तो बात हुई इसकी फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हमने क्या डिराइव किया कि जो भी हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या है, इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर है. इसके बाद देखिए एंथैल्पी चेंज एंड एंथैल्पी. इसका क्या मतलब है, देखिए अभी तक जो हमने देखा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिव्स द हीट चेंज अकम्पेनिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी. राइट, इसका क्या मतलब है, जो रिएक्शन है दैट इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसका यही तो मतलब है, जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी रिएक्शन हो रही है, वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रही है. बट however most of the chemical reactions are carried out at constant pressure rather than at constant volume. इसका मतलब है ज़्यादातर जो रिएक्शन होती हैं वो कैसी होती हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, नॉट एट डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो. जो हमने ये निकाला है पहले, उसमें जब हमने निकाला था क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये तो ठीक है, ये भी होता है, ऐसी बात नहीं है. बट ज़्यादातर जो प्रोसेस होती हैं वो होती है डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है. मतलब ओपन कंटेनर में मान लीजिए कोई आप रिएक्शन करो, ओपन कंटेनर में कोई आप रिएक्शन करो, तो यहाँ तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा होगा. प्रेशर चेंज कब होता, जब आप कंटेनर को क्लोज कर दो, यहाँ कुछ वॉल्यूम चेंज हो रहा है,
बट क्योंकि कंटेनर क्लोज है तो ये ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा यहाँ वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, इसका मतलब है प्रेशर का चेंज हो रहा है, राइट। बट ज़्यादातर रिएक्शन हम करते हैं ओपन कंटेनर में, या ओपन कंटेनर को आप ऐसा भी समझ लीजिए जिसमें प्रेशर का चेंज नहीं होता है। तो हमें निकालना पड़ेगा जो भी हीट चेंजेज हैं उनका कांस्टेंट प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो टू स्टडी द हीट चेंजेस फॉर रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर अ न्यू टर्म एंथैल्पी हैज बीन इंट्रोड्यूस। तो इसका सीधा सीधा मतलब है दोस्तों QV इज इक्वल टू आया डेल्टा U। ये कब है? ये है एट डेल्टा V इज इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब हमें निकालना है कांस्टेंट प्रेशर पे। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तब कौन सा टर्म हम यूज करेंगे? एट डेल्टा P इज इक्वल टू 0। तो उसी के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी। है बेसिकली ये एक एनर्जी ही है, हीट ही है, बट वो कब है? जब प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसको हम डिराइव करेंगे। देखिए डेल्टा U इज इक्वल टू, हमने पता है क्या है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, राइट। अब देखिए डेल्टा U को मैं लिख सकता हूं QP माइनस P डेल्टा V, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट करने के लिए मैंने Q के सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दिया? QP। अभी डेल्टा V 0 नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं हो रहा है, अदरवाइज ये 0 हो जाता, राइट। सो हमारे पास आया what delta U is equal to QP minus P delta V, right, where QP is the heat absorbed by the system minus P delta V represent the expansion work done by the system। क्योंकि हम क्या लिखते हैं? हमने इससे पहले लिखा था डेल्टा U is equal to Q minus W, where heat Q is the heat absorbed by the system and W is the work done by the system। और work done क्या है आपको पता है? Q is equal to P external into delta V। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डेल्टा U is equal to QP minus P external या P और डेल्टा V। तो ये वही तो एक्सप्रेशन है जो यहाँ लिखा गया है, राइट। तो हम एंथैल्पी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया? डेल्टा U इज इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V, राइट। और आपको पता है डेल्टा U का मतलब क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इट मीन्स U2 माइनस U1, राइट। तो मैंने क्या कर दिया? डेल्टा U की जगह लिख दिया U2 माइनस U1 और ये हो गया QP। QP ये है, P कांस्टेंट है, डेल्टा V का मतलब है V2 माइनस V1 बिकॉज द रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंजिंग, राइट। तो इसको मैं थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आया था U2 माइनस U1 इज इक्वल टू QP माइनस P V2 माइनस P V2। P को मैं अगर बाहर लिख दूं, देखिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, थोड़ा एक बार फिर से मैं इसको लिख देता हूं। हमारे पास आया डेल U2 माइनस U1 इज इक्वल टू QP, माइनस को अंदर ले जाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा PV2 माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा PV1, राइट। अब आप देखिए इसको मैं कैसे लिखूं? QP को एक साइड रहने दीजिए और इन दोनों को इधर ले आइए, तो इधर जाने में साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ U2 के साथ माइनस PV2 यहाँ है तो ये यहाँ जाके प्लस हो गया, तो मैंने लिख दिया QP इज इक्वल टू U2 माइनस PV2। फिर क्या बचेगा? माइनस U1 यहाँ है, माइनस U1, और ये प्लस PV1 यहाँ जाके हो जाएगा माइनस PV1। तो QP इज इक्वल टू हो जाएगा U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। ये भी हो गया, राइट। तो यही तो वो एक्सप्रेशन आ गया। मान लीजिए दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1, राइट। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, कहाँ तक? QP इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1।
अब हम एक दूसरा थर्मोडायनेमिक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी H, और इसी को हम कहते हैं हीट कंटेंट ऑल्सो, राइट। तो एंथैल्पी H को डिफाइन किया जाता है कैसे, H इज इक्वल टू U इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो ये आपको पता होना चाहिए हाउ एंथैल्पी इज डिफाइंड एज। एंथैल्पी इज डिफाइंड एज H इज इक्वल टू U प्लस PV। अब देखिए क्योंकि एंथैल्पी चेंज होगा तो H2 क्या हो जाएगा, U2 प्लस PV2। H1 क्या हो जाएगा, U1 प्लस PV1। सो QP क्या हो जाएगा, देखिए U2 प्लस PV2 क्या है H2, तो ये हो जाएगा, ये देखिए यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा QP हमने क्या निकाला था, QP हमने निकाला था U2 प्लस PV2 माइनस, मैं इधर लिख देता हूँ U1 प्लस PV1, राइट। सो U2 प्लस PV2, यही तो हमने क्या डिफाइन किया है, H2 माइनस H1, राइट। और H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा H। सो QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा H। QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा H, राइट। तो ये हमारा क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, राइट। जैसे आपको पता है QV इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो QP इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा H। इसको अगर हम फिजिकल सेंस में कहेंगे, सो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, राइट। सो H जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। आपको याद होगा स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन जो केवल सिस्टम के स्टेट पर डिपेंड करते हैं जब भी वो चेंज होती है, नॉट ऑन द पाथ थ्रू विच द स्टेट इज बीइंग चेंज्ड, राइट। सो H एक स्टेट फंक्शन कैसे हुआ, क्योंकि ये फंक्शन है U, P और V का। फंक्शन होने का क्या मतलब है, ये इन पे डिपेंड करता है। हमने क्या लिखा है, H इज इक्वल टू U प्लस PV। अगर आप U को चेंज करेंगे तो H चेंज हो जाएगा, अगर आप P को चेंज करेंगे तो H चेंज हो जाएगा, अगर आप V को चेंज करेंगे तो H चेंज हो जाएगा। इट मीन्स H इज अ फंक्शन ऑफ U, P एंड V। और ये तीनों के तीनों क्या हैं दोस्तों, ये तीनों के तीनों है स्टेट फंक्शन। इसका क्या मतलब है, जो एंथैल्पी है वो भी क्या होगा, एक स्टेट फंक्शन होगा, राइट। तो इतना सब समझने के बाद हम एक बार डिफाइन करते हैं एंथैल्पी क्या है। सो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एंथैल्पी इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो H इज इक्वल टू U प्लस PV। और मैंने आपको ये भी बताया है दैट डेल्टा H इज इक्वल टू होता है QP, डेल्टा U इज इक्वल टू होता है QV, राइट। अब हम क्या करते हैं, चेंज एंथैल्पी का चेंज का मतलब, मान लीजिए यह है सिस्टम A, सिस्टम के स्टेट A और यह है B, यहाँ एंथैल्पी है HA, यहाँ एंथैल्पी है HB। सो जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो होगा प्रोडक्ट की कितनी एंथैल्पी है माइनस रिएक्टेंट की कितनी एंथैल्पी है, और डेल्टा H इज इक्वल टू हो जाएगा H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। सो डेल्टा H इज इक्वल टू heat evolved or heat absorbed in a reaction at constant pressure and temperature। वही तो हमने कहा delta H is equal to QP, right। So this is was all about the enthalpy, right। तो एक नया thermodynamic function आपको देखने को मिला। What is it? This is enthalpy। थोड़ा और इनके बारे में जानते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो आपको पता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये हमने कहाँ से डिराइव किया, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ Q अमाउंट ऑफ हीट, सो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। सो हम लोग लिख सकते हैं
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब देखिए, इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, सो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू या क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू, यही जो हमने पहले देखा था, तो एक बार फिर से हमने रिवाइज कर दिया। सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। तो सीधी सी बात है, अगर क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई सिस्टम, तो वो जो हीट एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। और एंथैल्पी हमने कैसे डिफाइन किया, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अगर आपको इसका चेंज देखना है तो डेल्टा H, इसका चेंज का मतलब इसका चेंज और इन दोनों के प्रोडक्ट का चेंज, राइट। अब देखिए P और V, इन दोनों के प्रोडक्ट का चेंज अगर हमने देखना है तो इसके लिए फॉर्मूला है एक फंक्शन इनटू दूसरे फंक्शन में चेंज प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले फंक्शन में चेंज। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, राइट। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। सो इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रोसेस किस पे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस तो हम देख चुके हैं पहले। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हो रही है तो डेल्टा पी जीरो होगा, और डेल्टा पी जीरो का मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इस वाली इक्वेशन से क्या बचेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, राइट। ना आपको पता है डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी माइनस डेल्टा वी। तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू की जगह में मैंने लिख दिया क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू। मैं रख रहा हूं वैल्यूज, मान लीजिए ये है इक्वेशन नंबर 1, इसमें रख रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 में हमने डेल्टा यू की वैल्यू पुट की, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस पी डेल्टा वी। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी डेल्टा वी, ये है क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, तो डब्ल्यू की जगह में मैं लिख सकता हूँ माइनस पी डेल्टा वी, और इसमें तो प्लस डेल्टा वी पी डेल्टा वी है ही, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू या डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। तो ये है दोस्तों क्या, चेंज इन एंथैल्पी। सो द एंथैल्पी चेंज इज मेजर ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब टेकिंग प्लेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। सिंपल सी बात है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं डेल्टा यू और डेल्टा वी में। मैं कई बार बता चुका हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मान लीजिए कोई सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में जाता है, तो जो डेल्टा एच है वो क्या होगा, एच बी माइनस एच ए। सो एच क्या होगा, u प्लस पी वी, हमने h को ऐसे डिफाइन किया है, तो एच ए क्या हो जाएगा, यू ए प्लस पी वी ए, एच बी क्या हो जाएगा, यू बी प्लस पी वी बी। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, यू बी प्लस पी डेल्टा पी वी, एच बी की जगह में हम ये रखेंगे, और यहाँ हो जाएगा यू ए प्लस पी वी ए। तो u और u वाले टर्म को एक साथ ले आओ, तो डेल्टा h इज इक्वल टू हो जाएगा यू बी माइनस यू ए, और यहाँ से माइनस कॉमन और p कॉमन, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। तो ये हो जाएगा दोस्तों डेल्टा h इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो ये रिलेशन बहुत काम का है, आगे काम आएगा। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, राइट। अब देखिए ये बहुत काम का एक्सप्रेशन है, बट इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच और डेल्टा यू सेम नहीं है, यही तो ये एक्सप्रेशन कह रहा है। जब आप डेल्टा यू में पी डेल्टा वी जोड़ते हो तो वो डेल्टा एच के बराबर होता है। इट मीन्स
जो डेल्टा एच है और जो डेल्टा यू है दे आर नॉट इक्वल, राइट. सो देयर इज डिफरेंस इन बिटवीन देम. और डेल्टा में ऐसा भी कह सकता हूं कि डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस कितना होता है, पी डेल्टा वी, राइट. प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. बट the difference between these two is not usually significant for solids and liquids. ये solid और liquid में बहुत ज़्यादा significant नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको पता है जो solids and liquid हैं they are not compressible. ये आपको पता है they are not compressible. solid और liquid को हम बहुत ज़्यादा compress नहीं कर सकते हैं, जबकि gases are highly compressible. तो वहाँ वॉल्यूम में जो चेंज होगा दैट विल बी सिग्निफिकेंट, राइट. हम इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को. गैसेस के केस में ही ये सिग्निफिकेंट होगा. तो आपको पता है गैसेस कौन सा लॉ फॉलो करती हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी. और अगर स्टेट ए है, वॉल्यूम ए है, तो पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी, पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी. इन दोनों को अगर मैं लेस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पी बी माइनस पी वी बी माइनस पी वी ए, मतलब 3 - 2 में कर रहा हूं. तो आर टी कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा एन बी माइनस एन ए. तो यहां से हो जाएगा दोस्तों पी वी बी माइनस वी ए हो जाएगा डेल्टा वी, एन बी माइनस एन ए. यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस. सो ये होगा डेल्टा एन जी, गैस के मोल्स हैं ये, उनमें कितना चेंज हो रहा है आर टी. तो मैं पी डेल्टा वी की जगह में ये वाली इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एन जी आर टी. तो इक्वेशन नंबर 1 कैसे हो जाएगी अभी हमारी, ये हो जाएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी पहले था और उसको हमने मॉडिफाई करके लिख दिया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. वेयर डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड. क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में ये चीज़ तो एप्लीकेबल है नहीं, वहाँ ये दोनों सेम होंगे, बट गैसेज में ये सेम नहीं होंगे, राइट. फिर भी कई सारी कंडीशंस हैं जहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल हो सकते हैं. तो आप ये एक्सप्रेशन में फोकस कीजिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट. सो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू अंडर द फॉलोइंग कंडीशन. किन कंडीशन में चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होगा. पहली कंडीशन क्या है, रिएक्शंस विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी गैसियस कंपोनेंट. अगर रिएक्शन में कोई गैसियस कंपोनेंट है ही नहीं तो क्या होगा, डेल्टा एन जी तो 0 होगा, मतलब डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर होंगे. और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये किसके लिए सिग्निफिकेंट है, केवल गैसेस के लिए ही है. तो अगर गैसेस के कोई भी मॉलिक्यूल या मोल इन्वॉल्व भी नहीं है तो ये रिएक्शन, ये एक्सप्रेशन उनके लिए नहीं होगा, मतलब इस केस में डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर होंगे. दूसरा, व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज कंटेनर ऑफ द फिक्स्ड वॉल्यूम. अब चाहे गैसेज हैं भी या नहीं भी, बट अगर आप वॉल्यूम चेंज नहीं होने देते हो तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. तो डेल्टा वी अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा वी हो जाएगा 0. तो इसका मतलब अगेन क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू. तीसरा, अगर गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, उसके बावजूद भी डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो सकते हैं. कब, इफ द रिएक्शन इन विच देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस कंपोनेंट. देखिए एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही तो है, राइट. अब आप देखिए डेल्टा एन जी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन द प्रोडक्ट साइड. तो कितनी गैस के मोल हैं, 2. सो 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस ऑन द रिएक्टेंट साइड. यहाँ गैस के कितने मोल हैं, हाइड्रोजन का एक ही तो मॉलिक्यूल है 1, प्लस यहाँ क्लोरीन का कितना मॉलिक्यूल है, अगेन 1. सो 2 - 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये वाला टर्म हो गया 0.
राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि कई केसेस में डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर होते हैं और कई केस में नहीं भी होते हैं। इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे इस चैप्टर के एंड में, एक साथ ही सब न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। फिलहाल कुछ और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या है? देखिए, हमें पता है हीट फ्लो, हमने पहले ही पढ़ा है शुरुआत में इस चैप्टर की। हीट फ्लो मतलब हीट कब ट्रांसफर होता है और कब गेन होता है, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। आपको पता है, आपने कहा था कि एक आपके पास एक हॉट कप ऑफ टी है, राइट। तो ये सराउंडिंग को क्या करेगा? टेम्परेचर देगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। और अगर आपके पास है आइसक्रीम है तो ये सराउंडिंग से टेम्परेचर लेगा। इसका क्या मतलब है? यहाँ से कुछ हीट फ्लो हो रहा है सराउंडिंग की तरफ, और यहाँ क्या हो रहा है? सराउंडिंग से कुछ हीट फ्लो हो रहा है आइसक्रीम की तरफ। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से ही हो रहा है, राइट। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट टेम्परेचर डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट फ्लो, ऐसा हम कर सकते हैं, राइट। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगा। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया Q, मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो है, हीट ट्रांसफर्ड है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। Q is directly proportional to delta T, where Q is the amount of heat transferred, loss or gain, and delta T is the change in temperature। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हम लिखते हैं Q is equal to C into delta T। ये जो C एक कांस्टेंट है, इसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो मैं यहाँ से C को डिफाइन कर सकता हूँ, C is equal to Q बाई डेल्टा टी। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो आप समझिए। ये किसी सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है, मतलब वाटर को अगर आप एज ए सिस्टम लेते हैं तो उसके लिए C की कुछ वैल्यू होगी, अगर आप केरोसिन को लेते हैं तो उसके लिए C की कुछ वैल्यू होगी, राइट। तो ये एक सिस्टम की प्रॉपर्टी है। तो C इज इक्वल टू है Q बाई टी। अगर किसी सिस्टम के लिए C बहुत बड़ा है, मान लीजिए वाटर और केरोसिन, तो अगर वाटर के लिए C बड़ा है, मतलब हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? C बड़ा होने का मतलब देखिए, C क्या है? एक फ्रैक्शन है, किसका है? जिसमें न्यूमरेटर है Q और डिनोमिनेटर है डेल्टा T। अगर C लार्ज है, इसका क्या मतलब है कि Q बहुत ज़्यादा है और डेल्टा T बहुत कम है। न्यूमरेटर फ्रैक्शन को हम ऐसे ही समझते हैं, अगर C लार्ज है इसका मतलब है Q बड़ा है और डेल्टा T छोटा है, राइट। इसका क्या मतलब है? Q बड़ा है का मतलब है अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट रिजल्ट ओनली इन स्मॉल राइज इन टेम्परेचर। आपने बहुत ज़्यादा हीट दिया फिर भी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, यही मतलब है C का, हीट कैपेसिटी का। C लार्ज होने का क्या मतलब है दोस्तों? एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। C लार्ज होने का क्या मतलब है? C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T, ये हमने डिफाइन किया, राइट। C इज इक्वल टू हमने डिफाइन किया Q बाई डेल्टा T। तो C लार्ज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गिवन अमाउंट ऑफ हीट, ज़्यादा हीट आप दे रहे हैं फिर भी डेल्टा T तो कम ही हो रहा है। जो चेंज इन टेम्परेचर है, सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज कम हो रहा है। तो सिस्टम हैविंग लार्ज हीट कैपेसिटी मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम विल रिजल्ट इन ओनली स्मॉल राइज इन टेम्परेचर, एक बात। दूसरा, अगर C बहुत छोटा है, इफ C इज स्मॉल, इसका क्या मतलब है? अगेन देख लीजिए, C अगर स्मॉल है तो हमने कहा C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T, राइट। C स्मॉल है, इसका मतलब है जो आपका क्या है, ये न्यूमरेटर है ये छोटा है और उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा T बड़ा होगा, इसलिए तो C छोटा होगा। इसका मतलब है आप थोड़ा सा भी हीट दो सिस्टम को तो क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन अ लार्ज राइज इन टेम्परेचर। कम अमाउंट ऑफ हीट से भी क्या हो सकता है? सिस्टम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है,
राइट तो अगर डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 है, अगर हम केवल 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C। सो हीट कैपेसिटी क्या है, C इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, Q इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, सॉरी C इज इक्वल टू है Q बाय डेल्टा टी। तो अगर मैं डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, अगर डेल्टा टी 1 हो तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q। तो हीट कैपेसिटी हम किसको कहते हैं, सिस्टम की वो अमाउंट ऑफ हीट जो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा देता है बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं या 1 केल्विन, ठीक। इसकी यूनिट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, और हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। तो यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन। अब ये जो हीट कैपेसिटी है ये दो टाइप की होती है दोस्तों। हीट कैपेसिटी डिटरमाइंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं CB, और हीट कैपेसिटी डिटरमाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर CP। तो इन दोनों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड व्हाट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इससे पहले एक और चीज हम लोग समझेंगे। देखिए हमने क्या कहा, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, राइट। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है और इसमें हमने क्या रखा है, वाटर। तो ये तो सिस्टम हो गया, ये है हमारा सिस्टम और वाटर ही है सिस्टम में। तो अगर मैं इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने जा रहा हूँ 1 केल्विन से, तो मुझे कुछ अमाउंट ऑफ लगेगा हीट, मान लीजिए वो है Q1, राइट। अब एक दूसरा कंटेनर है और उसमें भी वाटर ही है, उसमें भी वाटर ही है, केवल क्या हो गया है, हमने उसका अमाउंट बढ़ा दिया। सेम सिस्टम सेम है, केवल उसका अमाउंट बढ़ गया, राइट। तो अब आप बताइए, अगर मुझे इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है तो यहां लगती है हीट Q2। तो क्या Q1 और Q2 बराबर होंगे? आप घर पे भी करके देख सकते हैं। बहुत छोटा अमाउंट ऑफ वाटर आप लीजिए और उसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना है बाई 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, तो कम अमाउंट ऑफ हीट लगेगी। और अगर आपके पास बहुत बड़ा कंटेनर है, उस पूरे कंटेनर में जितना वाटर है उसका टेम्परेचर आप 1 केल्विन बढ़ाना अगर चाह रहे हो तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगी। इसका सीधा सीधा मतलब है Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, और इस पर्टिकुलर केस में Q1 इज लेस देन Q2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द लार्जर द सैंपल द ग्रेटर इज इट्स हीट कैपेसिटी, राइट। तो इसका क्या मतलब है, जो हीट कैपेसिटी है वो क्या कर रहा है, सिस्टम की अमाउंट पर, सब्सटेंस की अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने आपको दो टाइप की प्रॉपर्टी बताई थी, एक होती है एक्सटेंसिव और एक होती है इंटेंसिव। तो आप सोचिए अपने दिमाग में कि ये जो हीट कैपेसिटी है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। तो इससे कोई फिक्स वैल्यू हमें पता नहीं चल रही है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा हीट कैपेसिटी, कम अमाउंट में कम हीट कैपेसिटी। तो टू बी स्पेसिफिक हम दो और टर्म डिफाइन करते हैं, एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नाम से ही पता चल रहा है, और एक है मोलर हीट कैपेसिटी। तो तीन टाइप की हीट कैपेसिटी हमने यहाँ पर समझ ली है, ये समझेंगे। एक तो है नॉर्मल हीट कैपेसिटी, ये कह रहा है कि सिस्टम का आपने क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है बाई 1 केल्विन, कितना भी अमाउंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको देखते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, सिस्टम का अमाउंट को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, राइट। तो अभी हम आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए हम वही दो सिस्टम एक बार फिर से देखते हैं। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, आपको याद होना चाहिए C इज इक्वल टू हमने डिफाइन किया है Q बाई डेल्टा T, राइट। तो मान लीजिए ये एक सिस्टम है, इसमें हमने रखा है वाटर, और कितना वाटर है भाई, मान लीजिए 10 ग्राम है, मान लीजिए 10 ग्राम है।
और एक दूसरा कंटेनर है और इसमें वाटर कितना है भाई, मान लीजिए इसमें है वाटर 100 ग्राम, ज़्यादा है तो मान लीजिए 100 ग्राम है, राइट। अब इसकी हीट कैपेसिटी दोनों की अलग अलग होगी। मान लीजिए इसकी हीट कैपेसिटी है 5 जूल पर केल्विन। मतलब अगर मुझे इसका इस सिस्टम में, पूरे सिस्टम में क्या करना पड़ता है, अगर मुझे 10 ग्राम ऑफ वाटर का मास का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना पड़ता है तो मुझे 5 जूल ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, राइट। अब यहाँ पर 100 है तो 100 के केस में कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 का कितना है 5, तो 100 का कितना हो जाएगा 50 जूल पर केल्विन। तो पहले वाले सिस्टम की जो हीट कैपेसिटी थी C, वो है 5 जूल पर केल्विन, मान लो इसको मैं मान लेता हूं C1, राइट। और यहां पर जो दूसरा सिस्टम है उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो है C2। सिस्टम सेम ही है, मतलब सिस्टम में जो सब्सटेंस है वो सेम है, केवल किसका डिफरेंस है दोस्तों, अमाउंट का डिफरेंस है, राइट। तो हमने पहले ही कहा था द लार्जर इज द सिस्टम द लार्जर इज द हीट कैपेसिटी। अब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम के लिए कितना होगा। अब वो हमेशा सेम ही आएगा, देखिए कैसे, यहां पर देखिए 10 ग्राम ऑफ वाटर का अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है बाई 1 केल्विन तो कितनी हीट लग रही है 5। तो यहां से अगर मैं निकालो 1 ग्राम का कितना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5/10 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 ग्राम के लिए इतना है तो 1 के लिए कितना होगा 5/10, मतलब ये हो जाएगा 0.5 जूल पर केल्विन। और यहां भी देखिए, यहां क्योंकि 100 ग्राम के लिए था 50 जूल पर केल्विन, तो 1 के लिए कितना होगा 50/100, राइट। 50/100 तो ये कितना आ जाएगा अगेन 0.5 जूल पर केल्विन, राइट। तो इसका मतलब है अगर आप अमाउंट स्पेसिफिक कर देते हो किसी सिस्टम की तो स्पेसिफिक हीट जो हीट कैपेसिटी है उसकी वैल्यू भी फिक्स हो जाती है, अब वो चेंज नहीं होगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने केवल यहां पर क्या किया, देखे दोस्तों, यहां पर हमने 10 से डिवाइड किया, यहां पर हमने 100 से डिवाइड किया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो हीट कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर दे रहे हैं। तो हीट कैपेसिटी क्या थी Q/ΔT, इसको हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड कर दिया, राइट। तो यहां पर 10, यहां पर 100, तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब बाय राइज इन टेम्परेचर इनटू मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम, राइट। तो अब आप देखिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आपने 100 ग्राम के लिए भी निकाली तो 0.5 ही आई, ये मैंने एग्जांपल के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू लिया है। और आपने 10 ग्राम के लिए भी निकाली तो भी वैल्यू 0.5 ही आएगा। तो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे नहीं डिपेंड कर रही है, 100 के लिए भी उतना ही वैल्यू है और 5 के लिए भी उतना ही वैल्यू है। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो अगेन आप सोचिए ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में से कौन सी प्रॉपर्टी होगी, राइट। इसके बाद ऐसे ही हम एक डिफाइन करते हैं मोलार हीट कैपेसिटी, नाम से पता चल रहा है, केवल क्या करना है मोलार, जैसे आपने पढ़ा है मोलार मास, तो मोलर मास का मतलब होता है दोस्तों क्या, मास ऑफ 1 मोल, यही तो है, मोलर मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल। तो मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब हो जाएगा हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल, और 1 मोल के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने 1 ग्राम के लिए क्या किया था, हमने यहां पर 1 ग्राम के लिए मास ऑफ सैंपल इन ग्राम से डिवाइड कर दिया था। 10 ग्राम के लिए भाई इतना है तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 10 ग्राम के लिए है 5 तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा 5/10। तो हमने मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम से डिवाइड कर दिया था। इन द सेम वे मोलार हीट कैपेसिटी का मतलब है हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए कितना होगा, तो हीट कैपेसिटी को हमने सीधा सीधा क्या कर देना है, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना है, राइट। So the amount of heat required to increase the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree, ये केल्विन में भी हो सकता है और डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, डिफरेंस बराबर ही आएगा, इज कॉल्ड मोलार हीट कैपेसिटी।
राइट। सो इसका फॉर्मूला भी सिंपल वही हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब बाय राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ हो जाएगा डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो ये 3 टाइप की हीट कैपेसिटी हमने पढ़ी दोस्तों। एक हमने कहा सिंपल, जिसको हम कह रहे हैं हीट कैपेसिटी, दूसरा हमने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और तीसरा हमने कहा मोलर हीट कैपेसिटी। एक है C, एक है CS और एक है CM। फॉर्मूला तीनों का सेम है। देखिए कैसे, C इज इक्वल टू हमने कहा C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T। CS स्पेसिफिक है, मास स्पेसिफिक है, तो हम क्या कर देंगे Q बाई डेल्टा T इंटू इसमें M ऐड कर देंगे, और यहाँ CM, ये M कैपिटल है, राइट। तो ये हो जाएगा Q इंटू डेल्टा T इंटू N नंबर ऑफ मोल्स। तो ये है मोलार हीट कैपेसिटी, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये है सिंपल हीट कैपेसिटी। तो अगर आप यूनिट देखेंगे तो हीट कैपेसिटी का यूनिट हमने निकाला जूल पर केल्विन, यहाँ क्या होगा जूल पर केल्विन पर ग्राम, होगा कि नहीं होगा, और यहाँ होगा जूल पर केल्विन पर मोल। ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये हमेशा सेम रहेगा, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, और ना ही ये, क्योंकि आप 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं तो ये भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम कंक्लूड करते हैं कि जो हीट कैपेसिटी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो अमाउंट पे डिपेंड करती है। बट जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा वीडियो लेक्चर। तो इस पार्ट के लिए ही इतना ही, ये था थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 3। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इनकेस आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।